डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारे चर्चा का विषय है राजनीतिक तौर पे सबसे मजबूत गढ़ कांगड़ा जिला। किसी भी पार्टी को सत्ता में लाना और सत्ता से बेदखल करना इस जिले की खूबियों में शुमार शुमार रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रयास ये हो रहा है कि कांग्रेस सरकार में इस जिले में मंत्रिमंडल में स्थान एक मिलता है, कहीं ना कहीं ये जिला उपेक्षित है। उस खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 9 दिवसीय दौरा करते हैं। हालांकि इस दौरे के बीच में उनको दिल्ली भी आना जाना पड़ेगा, लेकिन उनका ये दौरा है और उनका ये कहना कि मैं प्रवास नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा अपना घर है, तो इसके लिए मुझे प्रवास की जरूरत नहीं है। प्रवास की परंपराएं पुरानी सरकारों की थी। तो उन्होंने इसको एक पर्यटन राजधानी के तौर पे भी घोषित किया है और बजट में भी उस चीज को डाला है। और कल भी उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा एडीबी प्रोजेक्ट द्वारा जो लगभग 3,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसकी बैठक की है, उसका रोड मैप तैयार किया है। लेकिन राजनीतिक तौर पे ये जिला क्या पिछड़ा रहेगा? क्या मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं उनको स्थान मिलेगा? क्या सरकार में और पद हैं उनमें स्थान मिलेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है अभी तक भी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि मैं अपनी टीम पूरी करूंगा और कांगड़ा को भी उसमें शामिल करूंगा, लेकिन वो टीम कब पूरी होगी? क्योंकि कांगड़ा वाले अभी तक अपने आप को अपेक्षित समझ रहे हैं। 15 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिले में से 10 विधायक इस समय कांग्रेस के हैं, तो उससे सरकार बनी है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एस गोपाल पुरी जी जुड़े हुए हैं। तो आपका स्वागत है पुरी जी। और संजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, नमस्कार। और कर्नल नरेंद्र पठानिया जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत एस गोपाल पुरी जी से करूंगा, क्योंकि वो कांगड़ा में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनको सब पता है कि राजनीतिक प्रशासनिक तौर पे कहाँ कांगड़ा पे चल रहा है और इस सरकार में कांगड़ा की स्थिति क्या है। जी गोपाल पुरी जी, इस पे आप प्रकाश डालें। जी सर, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। सर इस बारे में चर्चा करने के लिए। और सर, इसमें कांगड़ा में अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे पहले तो प्रशासनिक तौर से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र अभी की नहीं गई है। मुख्य तौर से बात की जाए तो एसपी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन डीसी अभी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। तो ऑफिसर्स के मन में प्रशासनिक तौर पे ऐसा है कि उनको ये तो पता है कि होनी है ट्रांसफ़र, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो इशू कहीं ना कहीं पनप रहा है। तो उस तरह से ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं पब्लिक डीलिंग में। और यदि आप राजनीतिक तौर की बात करें तो राजनीतिक तौर से सर यहाँ से हमेशा 3 से 4 मिनिस्टर्स हमेशा रहे हैं। और जो मुख्य पद हैं वो हमेशा राजनीतिक तौर पे यहाँ पे मिलते ही रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मंत्री मिला है, मंत्री पद मिला है, और वो भी उस मंत्री पद से पसंद नहीं है, जो कि साफ तौर से दिखता है। और जिन लीडर्स को मुख्यमंत्री ने हाथ रख के नजदीकियां दी हैं या बैक कर रहे हैं, वो भी लीडर्स मतलब जनता से उस तरह से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। जो सेक्रेटरीट था, जो धूमल साहब के समय में बना था, जब धूमल साहब सीएम थे, तो वो पहले बीजेपी के टाइम पे भी खाली रहा और अभी भी खाली है। पब्लिक के लिए अभी भी जो है, वो सीएम साहब दौरे पे तो आ गए हैं, लेकिन सीएम को अप्रोच करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। रात को भी 11-12 बज गए और भीड़ वहाँ थी, और उसमें मोस्टली भीड़ वो गुलदस्ते वालों की थी। आम आदमी जिसको दिक्कत है उसका सीएम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इस सारे तौर नज़रिए में यदि आप देखेंगे जो भी इस समय चल रहा है, तो आम आदमी की कहीं पे जो दिक्कतें हैं और जो उसकी एक अप्रोच है, वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पा रही है इस दौर में, बिकॉज जो लीडर्स हैं वो भी अप्रोच से बाहर हैं। चाहे आप आर एस वैली की बात करें, केवल पठानिया जी की बात करें, आशीष बुटेल जी की बात करें, अपनी अपनी विधानसभा तक वो सीमित हैं। उस तरह से वो नहीं आ पा रहे हैं कि प्रदेश का वो नेतृत्व करें या उनको रिप्रेजेंट करें। जी, ये कांगड़ा पुरी साहब वो डिस्ट्रिक्ट है जब कांग्रेस का एक बड़ा नेतृत्व, चाहे वो सत महाजन जी थे, संत राम जी थे, जीएस बाली जी जैसे, सुजान सिंह पठानिया जी जैसे बड़े दिग्गज थे, तो कहीं ना कहीं एक संपर्क सबका रहता था। जब कांग्रेस की सरकार आती थी वो मंत्री बनते थे, और वो कमी सिर्फ एक मंत्री के बनने के कारण कहीं दिख रही है क्या आपको जनता के बीच में? और कांग्रेस के वर्कर में क्या चर्चा है? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कांग्रेस के वर्कर को ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। अब विक्रमादित्य का टूर हुआ तो कांग्रेस के वर्कर उनसे भी मिल रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो कुछ जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे वो तो उनसे एक तरह से आक्रामक रूप में ही उनसे जैसे कहते हैं भिड़ गए कि हम झंडे झंडे लगाने के लिए ही हैं क्या, ना हमारे काम हो रहे हैं, ना हमें कोई सुन रहा है,
कांग्रेस वर्कर्स जी की ये हालत है। और मंत्री की भी यदि आप बात करें चंद्र कुमार जी की, तो वो उस तरह से प्रदेश सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं कि वो मिनी सेक्रेटरीट में आके बैठे, अधिकारियों की बैठक लें, फीडबैक लें, कोई बंदा शिकायत कर पाए कि हमारे काम नहीं हो रहे। उस तरह से नहीं है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है और साफ दिखता है कि वो भी नाखुश हैं। और विक्रमादित्य के दौरे में भी हमने देखा कि लोग उनसे भी मिल रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं। और ये कांग्रेस वर्कर्स में ही उदासीनता नहीं है सर, ये अभी जो इन्होंने ऑर्डर निकाले पीछे ट्रांसफर्स को लेकर भी, कि जो जी राजनीतिक दबाव का प्रयोग ना करें ट्रांसफर्स के लिए, तो जो कांग्रेस वर्कर है, जो अधिकारी हैं, जो कांग्रेस माइंडेड हैं, वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने भी प्रताड़ित करके रखा, और अब कांग्रेस की सरकार आई है तो हम किसको बोले, अगर हम राजनीतिक दबाव ना बनाए तो किसके पास जाएं, हम अपना रोना किसके पास जाके रोएं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और मुख्यमंत्री के लिए खुद ऐसा संभव नहीं है कि वो हर किसी से मिल पाए, और जी ना ही कोई ऐसा दिखने में आ रहा है कि उनका कोई यहाँ पे, जैसे इसको आप बोलते हो कि लेफ्टिनेंट हो उनका कांगड़ा में, जैसे हर सरकार में वीरभद्र सिंह के यहाँ 2 लेफ्टिनेंट थे, सुधीर शर्मा थे, जीएस बाली जी थे, और उससे पहले भी जैसे आपने नाम लिया सत महाजन टाइप जो मिनिस्टर्स थे, वो एक तरह से जी सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता हो, लोगों को पता नहीं है किसके पास जाके हमारे काम होंगे। तो ये नहीं परिस्थिति है सर यहाँ पे अभी। आर एस बाली जी तो लेफ्टिनेंट हैं, जाहिर है उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है, दो दो बोर्ड और निगम का चेयरमैन भी बनाया गया है। तो क्या वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सर प्रतिनिधि के तौर पे? उनको बनाया तो गया है सर, लेकिन सेक्रेटरीट में बैठक नहीं है सर, अभी रिव्यू मीटिंग कोई इन्होंने अभी तक ली नहीं। जो भी सरकार की परियोजनाएं जो रही है, या मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, बेसिकली पॉलिटिकल तौर से आप देखेंगे तो सीएम के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पब्लिक में सेल करना और एक वेव बना के रखना गवर्नमेंट की, उसका एक विश्वास लोगों के दिलों में बना के रखना कि नहीं हम लोग काम करेंगे। उसमें ऐसा कोई लीडर खुल के अभी सामने नहीं आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री की जो ड्रीम्स हैं या कांग्रेस के जो भी उनके वादे थे या वो थे, उन चीज़ों को लेकर लोगों में आके वो चीज़ सेल करे कि नहीं हम लोग बैठे और आपके काम होंगे, उस तरह से नहीं है अभी। मिनी सेक्रेटरी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी भी खाली है, कोई लीडर कांग्रेस का वहाँ के बैठता नहीं है। और आर एस बाली की भी यदि बात करें तो पहले वो कर्नाटक इलेक्शन में रहे और उससे पहले वो अपने विधानसभा क्षेत्र के ही दौरे करते रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिले का कोई दौरा किया हो या अलग अलग जाके बैठ के ली हो। और जो कांग्रेस ने अब सरकार ने अभी आपकी जो चयन किया है जू की जगह का, गोल्फ कोर्स की जगह का, वहाँ पे भी कोई विजिट उन्होंने की हो एज ए टूरिज्म चेयरमैन, टूरिज्म बोर्ड का वाइस चेयरमैन, तो वो भी उन्होंने अभी तक ऐसे कोई दौरे नहीं किए। तो उससे एक लोगों में ना विश्वास नहीं आ पा रहा है, मतलब आपको सर्विस तो देनी पड़ेगी ना, आफ्टर ऑल आप देखोगे लोगों का विश्वास जीतना है तो सर्विस आपको देनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, अगर वो विश्वास जीतती है, मार्केट में जिंदा रहती हैं, तो विश्वास जीतती है लोगों का सर्विस देकर। यहाँ पे गवर्नमेंट की जी सर्विस देने वाले लोग नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की जी मनोदशा मैंने आपको बता दी कि ऐसी है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग यहाँ रहेंगे आगे कि हमें ट्रांसफर होना है, जी वो उनको क्लैरिटी जी नहीं है। जी कौशल जी, और आपने अभी एस गोपालपुरी जी को सुना, मुख्यमंत्री का प्रवास अनदेखी पाटने का प्रयास तो नहीं है कहीं ये? क्योंकि कांगड़ा की अनदेखी तो हुई है, जग जाहिर है, चर्चा है, मीडिया में है, आपके वर्कर्स में है, आपके लीडर्स में है, तो एक प्रयास हो रहा है। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या कांगड़ा संगठित हो पाएगा? कांगड़ा के वर्कर में, आपके नेताओं में कोई ऊर्जा आ पाएगी जी? प्रेम कौशल जी। आ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है, और इस जिले के महत्व को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अच्छी तरीके से जानती है, समझती है। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार के गठन में कांगड़ा जिला के लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में किया है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी कांगड़ा जिला के लोगों की आभारी भी है, धन्यवादी भी है। मसला जहां तक कांगड़ा जिला को प्रतिनिधित्व देने का है, कल मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी टीम 11 जो है बहुत जल्दी उसका गठन होगा और कांगड़ा जिला को उचित प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये राजनीतिक भागीदारी देने की बात है, और वो देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कल कांगड़ा में ही धर्मशाला के अंदर ये बात कही है। तो ये जो एक थोड़ी शिकायत है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसका समाधान होने वाला है। और किसी जिले का नजरअंदाज होना या किसी क्षेत्र विशेष में के लोगों में रिजेंटमेंट होना, मैं समझता हूं उसका
जो ताल्लुक है, उसका जो संबंध है, वो राजनीतिक भागीदारी से ज्यादा वहां के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां तक कांगड़ा जिले के विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, कांग्रेस की सरकारें जब जब हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई हैं, धर्मशाला का, कांगड़ा जिला का, समस्त हिमाचल प्रदेश के साथ जमकर और डटकर विकास जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया। आज जो स्वरूप धर्मशाला का है, चाहे आपका विधानसभा है, चाहे जिस सेक्रेटरीट की बात अभी पुरी साहब कर रहे थे, चाहे उस सचिवालय की बात है, और बड़े बड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कांगड़ा जिला और धर्मशाला के महत्व को देखते हुए जो दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों के ऊपर अगर कोई स्पष्ट तौर पर असर कोई चीज करती है तो वो करती है कि विकास की दृष्टि से उनके क्षेत्र को, उनके इलाके को, उनके जिले को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो जहां तक विकास करने की बात है, उस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री ने अपना ये दौरा कार्यक्रम कांगड़ा जिले का इतना लंबे स्पैन का जो है, टाइम स्पैन का बनाया है, और मान्यूटली हर चीज को व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली वो मॉनिटर कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से उन्होंने बैठकें ली है, हर चीज की समीक्षा की है, एक रोड मैप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक टूरिज्म कैपिटल बनाने के एंगल से उन्होंने कल जो एक्सरसाइज की है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री की कांगड़ा जिला, वहां के लोगों के प्रति जो वचनबद्धता है, उसको मैं समझता हूँ प्रकट करने के लिए सेल्फ एक्सप्लेनरी है। और इसमें अभी तो 6 महीने का समय भी नहीं हुआ है, 5 वर्ष के लिए बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी है। जहां कोई कमी पेशी अभी थोड़े से समय के बीच में रही है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का ध्यान उसकी तरफ है, और उन कमियों को, उस कमी पेशी को जो है बहुत जल्दी जो है वो पूरा किया जाएगा। और पुरी साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया है। हमारा सरकार की जो कमिटमेंट है वो लोगों के प्रति है, जनता के प्रति है, और व्यवस्था परिवर्तन की बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है, अधिकारियों के तबादले की बात पुरी साहब ने की। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक नई परिपाटी जो है, एक प्रैक्टिस जो है, वो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर ले आए। जैसे जैसे ही सरकार बदलती थी, तमाम जो अधिकारी होते थे, चाहे वो IAS थे, IPS थे, एग्जीक्यूटिव में दूसरे टेक्नोक्रेट्स थे, दरादर जो थे वो एक ये मान के कि ये उस सरकार में इम्पोर्टेंट पोस्टिंग पे थे, तो दूसरा जो है वो कोई ऐसे लॉबिंग जैसी एक जो थी वो होती थी। तो उससे बचने के लिए और एक ऐसा मैसेज देने के लिए और एक ऐसा प्रभाव देने के लिए और एक ऐसी व्यवस्था देने के लिए जिसमें सभी अधिकारी जो है उनको ये महसूस हो कि हम किसी लॉबी से जुड़े हुए नहीं है, हमारा सबका मकसद जो है वो प्रदेश के विकास पे कंट्रीब्यूशन करना है। और उनके अंदर जो एक सरकार बदलते ही एक खौफ होता था कि अब हमें खुदे लाइन लगाया जाएगा, हमें जो महत्वपूर्ण पद नहीं है वहां हमको लगाया जाएगा, और अपने कोई जो चहेते लोग हैं उनको जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स हैं वो दी जाएगी। उस व्यवस्था जी कौशल जी, मैं एक नई व्यवस्था लाने के लिए मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरह कौशल जी इसका एक ये जो तबादले नहीं करना और रुक रुक के करना, इसका एक असर ये भी पड़ रहा है क्योंकि भाजपा के समय में लंबे समय से जो ऑफिसर बैठे हैं वही हैं, आपके वर्कर ही आके आपके नेताओं को शिकायतें कर रहे हैं और सचिवालय में रोजाना आते हैं ऐसी शिकायतें करने कि वो फलां अफसर बैठा है उस समय का, हमारी तो सुनता नहीं, भाजपा के लोगों के काम हो रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव असर भी है। देखिए ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, वो भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से बनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आते हैं, जब आप शासन में बैठते हैं, तो आप सबके हैं, तो काम तो जनता के सबके होंगे, जो होने वाले हैं जायज हैं, सबकी बात सुनी जाएगी। सारे लोग हिमाचली हैं, सारे हिमाचलियों की बात सुनी जाएगी, सारे हिमाचलियों की जो जेन्युइन कोई डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात, तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत से, उनकी कर्मठता से और उनके पसीना बहाने से जो है प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए और सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। उनके जो हित हैं, उनकी जो बातें हैं,
उनको ध्यान में रखकर भी काम करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़े लंबे, पूरा उनका जीवन जो है वो कांग्रेस पार्टी छात्र जीवन से मुख्यमंत्री तक का जो सफर है वो उनका संगठन में गुजरा है, तो इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। जी संजय शर्मा जी, आप मुख्यमंत्री का आप प्रवास नहीं हो कह रहे हैं, कांगड़ा मेरा घर है, घर में आने के लिए प्रवास नहीं होता, और वो पर्यटन राजधानी का इसको दर्जा देने जा रहे हैं। और जहां तक वीरभद्र सिंह जी ने वहां पे विधानसभा सत्र करा के इसको दूसरी राजधानी देने की कवायद शुरू की, धूमल जी ने विधानसभा भवन का शिलान्यास भी रख दिया। दोनों नेताओं का कांगड़ा से बहुत लगाव था, भाजपा और कांग्रेस के, और पॉलिटिकली तौर पे पहले अनदेखा ये नहीं हुआ है। एक मंत्री है, एक चेयरमैन है, 2 सीपीएस हैं, और सबसे बड़ी आबादी का ये जिला है। वर्कर, आम जनता काम करवाने कहाँ जाएं वो परेशान है। सचिवालय में गोपालपुरी जी ने कहा कोई बैठता ही नहीं है, सचिवालय का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपकी पार्टी का क्या मानना है कि कांगड़ा क्यों इग्नोर है? जी संजय जी। पथरिया जी, जो आपने विषय रखा है मैं इसको 3 बिंदुओं में लेना चाहूंगा। पहला तो राजनीतिक हो गया, दूसरा प्रशासनिक हो गया, और तीसरा जो मुद्दा था टूरिज्म कैपिटल बनाने का। इन तीनों को मैं बारी बारी लेना चाहूंगा। पहला है राजनीतिक। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि मैं अपने घर में आया हूं और अपने घर में प्रवास नहीं होता है, यह परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं करी थी। राजा वीरभद्र सिंह ने 1993 में जब वो मुख्यमंत्री बन करके आए थे, उन्होंने शुरू की थी। वो सर्दियों शीतकालीन प्रवास, हो सकता है उनको शिमला में उन दिनों सर्दी ज्यादा लगती हो, उन्होंने धर्मशाला को चुना और उसको प्रवास का नाम दे दिया, शीतकालीन प्रवास का। यह परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस परिपाटी को जनता के लिए, उनको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने उसको कायम रखा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जयराम जी मुख्यमंत्री, वीरभद्र सिंह 12 में मुख्यमंत्री फिर बने, उन्होंने उसको कायम रखा। उसके बाद जयराम जी आए, उन्होंने कायम रखा। अगर उस परिपाटी को बदलना, अगर व्यवस्था परिवर्तन है, तो ऐसी व्यवस्था परिवर्तन को सुक्खू जी को और कांग्रेस को मुबारक हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं लेना देना। भारतीय जनता पार्टी जन विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। जहां जहां जन विकास नहीं होगा, विकास के रोका जाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी को सहन करना पड़ेगा। जहां तक प्रेम कौशल जी ने कही बात कि हम जनता के आशीर्वाद से बने हैं, बिल्कुल बने हैं। इनको 0.90% जो है वो जनता का आशीर्वाद मिला है। कोई 2%, 3% भी नहीं, 0.90% आशीर्वाद से ये सत्ता में आए हैं। उसके बाद बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आप परिवर्तन करना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का, सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना मसला है, क्योंकि आज जो है सरकार अपने आंतरिक विरोध से घिरी हुई है। क्योंकि आज तक अगर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाना, कांग्रेस के दूसरे मंत्रियों की दखलंदाजी जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर बढ़ना, कांगड़ा के नेताओं का जो है वो शिथिल हो जाना, कांगड़ा के नेताओं का सरकार की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाना, ये सब जो है ये कांग्रेस के आंतरिक विरोध का जो है वो परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने बात करी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि सरकार भीतर से कंफ्यूज है। सरकार जी जी, आवाज नहीं आ पा रही संजय जी आपकी। संजय जी की आवाज नहीं आ पा रही। मैं कहूँ कर्नल साहब से मैं कुछ जानना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल अपेक्षित होने का जो लग रहा है इल्जाम, उसको लेके आपकी क्या राय है कर्नल साहब? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक कहावत है, एक हिमाचल में खास करके, बहू आती है घर में, सास बहुत खुश होती है और सास कहती है बहू आज से तुम्हारा घर भर तुम्हारा, मगर चाबियों को हाथ मत लगाना। मेरे दोनों मित्रों ने यह भी कहा है कि कांगड़ा की पार्टिसिपेशन जो है हिमाचल में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि 15 विधानसभाएं हैं हमारी, और अगर लोकसभा की लगाएं, चंबा की लगा ले तो ज्यादा हो जाती है इसमें। तो कांगड़ा का योगदान आप दोनों ने सही कहा है, मगर आप लोगों ने बहू को चाबियां नहीं दी कभी हाथ में। कारण उसका यही है कि आप बारी बारी आते हैं, एक 920 स्कूल खोलता है, 320 दूसरी इंस्टीट्यूशन खोलता है,
दूसरी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, वो उसको बंद कर देती है। जी टीचर्स का और जो आपका स्टाफ है, जो कि हमारे कर्मचारी हैं, वो आपने सही कहा, वो कंप्लेंट कर रहे हैं एक दूसरे की, क्योंकि वो जिस जगह के ऊपर केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा था, अगर आप कर्मचारियों ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो कृपया करके रिजाइन करिए और पॉलिटिक्स में आइए। हम पॉलिटिक्स के बीच में बड़े बड़ों को एक सबक सिखा सकते हैं, मगर कुर्सी पे जी बैठ के अगर आप पॉलिटिक्स करते रहे और इनके नीचे अगर आपने इनकी सुनते रहे और सरकारें ऐसे बदली करते रहे, तो वही हिसाब होगा जो कि आज विस्थापितों का हो रहा है, जो पहले डैम औस्तियों का हुआ था और अभी 4 लेन का हो रहा है। और जो स्कूल्स के जो आपके 12,000 वैकेंसीज जो हैं टीचर्स की खाली पड़ी हुई हैं, वो खाली ही रहेंगी और 18 लाख युवा जो हैं वो आपके अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। आप जी एजुकेशन अच्छी नहीं देंगे तो स्टेट जी अच्छी जी नहीं होगी। आप स्कूल बंद करेंगे, स्कूल खोलेंगे, आपका यही धंधा चलता रहता है। जी आप सब कर्नल कुछ साहब, बड़े जो छाती चौड़ी मंत्रिमंडल में करके कहते कांगड़ा हैं। को स्थान नहीं मिला है, उस पे क्या आपकी पार्टी राय रखती है? ये किसी को ऑब्लाइज करना, नहीं ऑब्लाइज करना, ये एक साइकोलॉजी होती है। ये हर एक चीज पॉलिटिक्स में चेहरे के ऊपर होती है। ये चेहरा मुझे पसंद है तो मैं इसके साथ में काम करूंगा, ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है तो काम नहीं करूंगा। इसके बीच में कोई रूलिंग नहीं चल सकती है कि कौन। जी अगर आपने अभी अभी कहा कि मैं कांगड़ा के प्रवास में नहीं हूँ, ये मेरा घर है, हमें पूछो, हमारा सारा हिंदुस्तान घर है। हमने कभी भी कांगड़ा का या हिमाचल का या केरला का या उसका नहीं सोचा हमने कभी। ये आपके दिल में कैसे आ गई कि ये मेरा घर है तो मैं अपने यहाँ पे करूंगा? अरे वीरभद्र जी भी थे, वो भी सारे हिमाचल के थे, धूमल जी थे, वो भी थे, शांता जी थे, सबसे। ऐसा मत सोचिए कभी भी, अपना अपना सोचोगे तो वही आज तक भी वही दिक्कत रहेगी आपके साथ में, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल। हम नोट कर जी रहे हैं जो विस्थापितों का आपने वो हाल किया है, जो कांगड़ा एयरपोर्ट का, गग्गल एयरपोर्ट का, जी हम देख जी रहे हैं। जी 2017 से ये मुहिम चली थी और वो इतने लोग डिस्टर्ब हैं। मेरे मामा जी का घर वहीं है, वो बेचारे जी ना जी तो अपने बरामदे को रिपेयर कर सकते हैं, ना अपनी खेती को वो अपना वो कर सकते। जी पीछे बाढ़ आ गई थी वहां पे जी चिरान खड्ड संजय में। संजय जी जुड़ गए हैं कर्नल साहब बहुत हमारे से, हालत आप बात लोगों ने अधूरी खराब रह करके गई थी। रखी हुई है। जब तक आप संजय एजुकेशन जी हिमाचल प्रदेश की अच्छी नहीं करोगे, आपके नेता भी ऐसे आएंगे और जी वो आप लोग यही बहाना मारते रहोगे और चाबियां जी जो है कांगड़ा को नहीं देंगे कभी भी आप। जी कर्नल साहब जी। धन्यवाद। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका कनेक्शन कट गया था बीच में। जी जी पथरिया जी, मैं बात कर रहा था कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टूरिज्म का जो घोषणा करी है सुखविंदर सुक्खू जी ने कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का वो प्रयास करेंगे या कर रहे जी हैं या एक योजना लेकर के आए हैं, तो मैं इसमें बात करना चाहूंगा। पूरा हिमाचल जो है, पूरा शिमला से लेकर के आप डलहौजी तक चले जाइए, चंबा तक चले जाइए, भरमौर और पांगी चले जाइए, किन्नौर और सिरमौर चले जाइए, सारा क्षेत्र जो है वो हिमाचल का जो है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको कोई विशेष शब्दों में या जुमलों में जोड़ करके आप ले आए और कुछ नया, ये भी आपके राजनीतिक भीतर के असंतोष का परिणाम दिखाई देता है, क्योंकि आप किसी ना किसी तरह से कांगड़ा को राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दे पाए। इसलिए जब आपको अपनी विफलता दिखती है तो आप ऐसी योजनाओं को, ऐसी घोषणाओं को लेकर के आते हैं। जब आप ऐसी घोषणा लेकर के आ रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा 2011-12 के अंदर एडीबी का एक प्रोजेक्ट आया था 2676 करोड़ रुपए है। उसके अंदर जो जी है वो 12 के अंदर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार चली गई। उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन वो डिफरेंट 3 चरणों के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा होना था। 2018-19 उसकी तिथि उसकी तय हुई थी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। वो 2000, आप कांगड़ा से आप भी संबंध रखते हैं, आप कांगड़ा जिला और देहरा जिस एरिया के क्षेत्र के लिए, पौंग डैम के एरिया के लिए वो प्रोजेक्ट लाया गया था, वहां पे आप मुझे दिखा दीजिए कि 2676 करोड़ रुपया वो कहां पे खर्च हुआ है। आज आप 3000 करोड़ से कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने जा रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी ने तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक राजधानी का एक लेटर इशू कर दिया था, वो कहां है? उसके ऊपर कांग्रेस को जवाब देना होगा। आप मुद्दों से, आप नया नाम देकर के पुरानी बातों से बच नहीं सकते हैं। आप जो है, आप क्या
676 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कितने घपले हुए, वो अधिकारी आज भी सरकारों में बैठे हुए हैं। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ, क्या आप उन अधिकारियों से चर्चा करके, अगर उसकी एग्जीक्यूशन सही नहीं हुई है, 2676 करोड़ रुपए का एडीबी का जो लोन था उसको प्रदेश की जनता भर रही है। वो किसी कांग्रेस पार्टी की सरकार का या व्यक्ति का नहीं था, वो आम आदमी की जेब से निकला हुआ पैसा जो आप वहां पे दे रहे हो, पहले आप उसकी जांच करवाइए, उसके अंदर संलिप्त अधिकारी और जिन अधिकारियों ने उसके भीतर में भ्रष्टाचार किया है उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करिए, केस चलाइए, उनको जो है वो सजा दिलवाइए, तब हम आपकी गंभीरता को समझेंगे कि नहीं, आप निश्चित तौर पे कांगड़ा के अंदर पर्यटन राजधानी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जी बोलिए। हमारा बीच में एक प्रश्न है, माफ करना। कौशल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बार बार एक चीज कहते हैं कि 0.9% से कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनी। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया कि बहुत कम मार्जिन से जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। अभी इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें कहा छल कपट से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में है कि नहीं। 0.9% एक तरफ रखिए, नंबर ऑफ सीट्स उस पर गौर कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें हिमाचल प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से जीती हैं और आप 25 पे सिमट गए। दूसरी बात, आपने कहा कांगड़ा के किसी प्रोजेक्ट की बात की आपने, 2011 में कोई किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, उसके बारे में आप कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, 2017 से 2022 तक आपकी सरकार रही, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? 5 वर्ष तक आपकी सरकार क्यों सो गई? एक दूसरी राजधानी बनाने की नोटिफिकेशन की जो चर्चा आपने की, वीरभद्र सिंह जी ने वो नोटिफिकेशन की थी, दर्जा दिया दूसरी राजधानी का, विधानसभा वीरभद्र सिंह जी ने बनाई, सेक्रेटरीट वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। दूसरी राजधानी की जो नोटिफिकेशन थी, उसके बाद जयराम की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ रही 5 वर्ष तक। उस अधिसूचना के बारे में जानकारी और सवाल अगर कोई पूछना है तो जयराम जी से पूछिए, अपने नेतृत्व से पूछिए, ये कांग्रेस से सवाल पूछने वाला नहीं है। पठानिया जी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, मैं समझता हूँ आप कर्नल हैं, फौज से रिटायर हुए हैं, मेरा आपको सलाम है, और मैं फौजियों की और फौजी अफसरों की और सिपाहियों की बहुत इज्जत और मान सम्मान करता हूँ। पर मुझे विश्वास है कि आप भी हिमाचल के ही किसी स्कूल में पढ़ के जो है वो फौज में कर्नल बने होंगे। आप कहीं केजरीवाल के बनाए हुए किसी स्कूल में किसी वहां से कोई शिक्षा ग्रहण करके आप फौज में इतने बड़े अफसर नहीं बने। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, ये ठीक है। मेरे ख्याल में और आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपकी आयु जो है, आपकी आयु जो है वो मेरे से काफी कम है। आप बाद में पढ़े, मैं पहले पढ़ा हूँ, मगर कोई जो हिमाचल जो बने हैं, ये जब बने हैं तब भी हम स्कूल में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो आप दोनों जो पार्टियां जो काम करती हैं, जिस प्रकार से 78,78,000 करोड़ रुपीस जो है वो हिमाचल के बच्चे के ऊपर दोनों पार्टियों की करतूत के साथ में आज हम कर्जे में हैं। मैं नूरपुर की बात करता हूँ। मैं पिछले 35 साल से फीना सिंह नहर के बारे में सोच रहा हूँ। धूमल साहब यहाँ पे आए थे सदोह में, 220 करोड़ रुपए का पत्थर अभी भी लगा हुआ है। उसके बाद आपकी कांग्रेस आई है, वो कहते जी मेरे पिताजी का सपना था। अरे तुम्हारे पिताजी इतने छोटे थे कि 35 साल में फीना सिंह नहर नहीं बनी यहाँ पे, और आज 550 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहा है, एक बूंद पानी की नहीं आई है। श्रीमान, दोनों पार्टियां मुझे जवाब दीजिए इस चीज का। जी, किस स्कूल की बात कर रहे हो? गोपालपुर किस स्कूल की बात कर रहे हो? आपका और मोदी जी की, आपके और मोदी जी वीर शर्मा का मंत्रिमंडल में शामिल ना होना कहीं ना कहीं कांगड़ा में किस तरह की परिस्थिति को पैदा कर गया है? जी गोपालपुरी जी। सर, परिस्थिति आपके सामने ही है। परिस्थिति आपके सामने है कि कांगड़ा में उतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का ना होना कहाँ लैग करेगा। जैसे संजय जी ने कहा, कौशल जी ने कहा, पठानी जी ने कहा, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, से सभी प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। कोई कह रहा प्रोजेक्ट हुआ नहीं। अब एक नया प्रोजेक्ट आ गया है 3000 करोड़ का। अब आप देखिए सर कि 2 साल तो एफसीए की क्लियरेंस के लिए रखते हैं। अगर आप बात करो कि टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की लेके, जू की बात कर लो, गोल्फ कोर्स की बात कर लो, आपके लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे।
आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। सीएम कब तक अधिकारियों के पीछे या डीसी कांगड़ा के पीछे चाबुक लेके दौड़ते रहेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी जो है सर कांगड़ा में बहुत जरूरी है। और कांग्रेस को एक बात याद रखनी चाहिए कि आज तक कांग्रेस को मेरे ख्याल 2000 के बाद 10 सीटें ही इनको यहाँ से मिली हैं। बीजेपी को मिली थी 11 सीटें आई थिंक लास्ट इलेक्शन में। तो इनको 10-10 सीटें मिलती आई हैं। बीजेपी ने वो लैंडमार्क जो है वो क्रॉस किया था। और यहाँ कांगड़ा की वेव उन्होंने ठीक कहा कि पठानिया जी ने कि चंबा को भी अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं ऊना के एरियाज को अफेक्ट करती है, हमीरपुर के एरियाज को भी अफेक्ट करती है और मंडी के एरियाज को भी अफेक्ट करती है। और गवर्नमेंट तो कांगड़ा मंडी तो सारे आते हैं। जी सर, कांगड़ा मंडी और शिमला यही जो है 50% जो एमएलए यहीं से जाते हैं। और कांगड़ा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी कांग्रेस की नहीं है, वैसे ही इनका मंडी में हाल है। और शिमला से इन्होंने हालांकि वो जो मंत्री दे दिए हैं, लेकिन उसको भी इस नजरिए से आप देख सकती हो कि वो शायद वीरभद्र कुंबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा दे दिए। नहीं, अभी वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य सिंह आए थे नगरोटा भगवा, तो एक काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनसे वर्कर भी मिले, एक हजूम अलग से हुआ कि वीरभद्र का गुट फिर से सक्रिय हो रहा है, ये कहा भी गया, मीडिया ने भी छापा। वहीं रघुवीर सिंह बाली का हल्का था, वो वहां पे अपने घर में कहीं बैठे रहे, लेकिन उनसे मुलाकात तक नहीं की और प्रोग्राम नहीं आया। ये क्या विषय था? हाँ जी सर, ये भी ये एक्चुअली राजपूत कल्याण सभा के नाम से यहाँ पे एनजीओ चलती है, जिसमें मोस्टली लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी वाले लोग हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया था और सीएम के नाम के कार्ड भी, आप ये भी देखिए, इसमें भी जो आप बात कर रहे हैं इसमें भी दो कहानियां निकल के आ रही हैं। सीएम के नाम के कार्ड छप गए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, वो आए नहीं। विक्रमादित्य सिंह चले गए, केवल पठानिया वहां पे चले गए, कुलदीप पठानिया चले गए, विप्लव ठाकुर जो बालीगुट की मानी जाती है वो गई 5 मिनट के लिए और आ गई। गोकुल पटेल वहां जो जिनको कैबिनेट रैंक मिला हाईकमांड की मेहरबानी से, वो वहां गए, उनको उन्होंने वहां पे हालात देखे तो वहां से वो भी निकल के आगे 10-15 मिनट के अंदर। और ये कार्यक्रम पहला नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्ड में नाम छपा और मुख्यमंत्री आए नहीं। ऐसे ही 2-3 बार और हो चुका कि मुख्यमंत्री उन कार्यक्रमों में नहीं आए। तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। और उसके बाद विक्रमादित्य ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस प्रोग्राम से आने के बाद, तो उनके साथ कोई भी कांग्रेस का लोकल लीडर वहां पे था नहीं। सुधीर शर्मा नहीं थे, ब्लॉक कांग्रेस के लीडर्स नहीं थे, कोई लीडर वहां पे था नहीं। जो भी उनसे मिलने आ रहे थे वो अपनी शिकायतों को लेकर ही मिलने के लिए आ रहे थे कि हमें जो है वो हमारी सरकार में ही हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और दूसरा, आप यदि बात करें जो सीपीएस यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, तो सीपीएस अब इस डर में है कि कब हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाएगा या कब बीजेपी मुद्दा बना देगी तो हमारी सीपीएस वाली कुर्सी भी चली जाएगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। और ये चीजें अब सभी समझते हैं क्योंकि डिजिटाइजेशन का युग है, तो वोटर्स बहुत अवेयर है और वो इस बात को समझते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स की बात कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी नहीं है सर। 2 साल आप, मैंने कहा कि एफसी क्लियरेंस में डाल दो और आगे लोकसभा इलेक्शंस है, फिर पंचायत पोल्स हैं, तो वो तो ये समय है उसी में निकल जाएगा गवर्नमेंट का, फिर अपने इलेक्शंस आ जाएंगे असेंबली के। मैं थोड़ा सिग्नल चला गया बीच में। हाँ जी हाँ जी श्रीमान जी, मैं थोड़ा जैसा आउट ऑफ टॉपिक जाना, तो एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। हेलो जी बढ़ानी जी। हाँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। काम करने की तमन्ना होनी चाहिए, चाहे वो अपर हिमाचल का, चाहे लोअर हिमाचल का, मिडिल का, चाहे कहीं पे भी है। ये एक्सक्यूजेज जो है ये नहीं चलने वाले हैं। छोटी ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, हालांकि मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। बाबा राम जी का एक बालकृष्ण जी हैं, एक 12 पढ़े हुए हैं वो। आज तक वो 18,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को एक अकेला बंदा देख रहा है और 12 आईएएस अफसर का काम कर रहा है, 12 आईए अफसरों का काम कर रहा है और कम से कम 6 मंत्रियों का काम कर रहा है। आप मंत्रियों की वहां पे भीड़ लगी होती है और वहां पे टोपी टापी झाड़ के चले जाते हो। और आज कांगड़ा का सबसे हाईएस्ट क्राइम है श्रीमान, सबसे ज्यादा ड्रग्स के हैं, सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कांगड़ा की। और जहाँ पे नारियों के ऊपर जहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हो रहे हैं, कोई हद नहीं है आप लोगों की काम करने की। और हम लोग उधार के नीचे फंसे हुए हैं। आप लोग ये कैसे उधार निकालोगे, मुझे समझ नहीं आती है ये। और यहाँ पे आके आप तीर मारते हो, बाली जी ने वो कर दिया और वीरभद्र जी के बेटे ने वो कर दिया, ये नहीं चलेगा। प्लीज काम करिए और वहां पे आइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद।
मुख्य आज हमने चर्चा की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना घर कहा है और घर में वो मेहमान नहीं है, वो प्रवास नहीं कर रहे हैं। तो आज इस चर्चा में कांगड़ा में राजनीतिक तौर पे अपेक्षा आई, प्रशासनिक तौर पे भी कहीं ना कहीं अपेक्षा दिखी। वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में कैसे इस चीज को पाटा जाएगा, मुख्यमंत्री का प्रवास कांग्रेस की लीडरशिप को कितना साथ में जोड़ेगा, क्योंकि विक्रमादित्य जी का प्रवास होता है तो आर एस बाली जी वहां नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर भी आपसी गुटबाजी है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी आना है। कांगड़ा की जीत को लंबे समय से जीत नहीं रही है भाजपा, और उसको कैसे जीता जाएगा। कांगड़ा हमेशा राजनीति को दिशा और दशा दोनों देता आया है। उसी का फल है कि हर बार पार्टी कोई ना कोई सत्ता में आती, चाहे एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। कांगड़ा के लोग इंसाफ भी करते हैं समय पे। सबसे बड़ा पॉलिटिकल जिला है, इसकी महत्वता को समझना होगा। आज आपने इस चर्चा में सबने भाग लिया, सबका धन्यवाद।